हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आदर्श अनुवाद वह है जो शाब्दिक ना होकर मूल लेख की प्रत्येक अभिव्यक्ति को व्यक्त करता हुआ लेखक की भावना को व्यक्त करे। कोई भी अनुवाद मूल लेख के समान पाठकों पर तभी प्रभाव डाल सकता है जब अनुवादक मूल लेखक की आत्मा में बैठने में समर्थ हो, यानी कि जो उसका मूल पाठ है, उसके जो लिखने वाले हैं अनुवादक, उसकी आत्मा तक पहुंच सके, वही सफल अनुवाद होता है। दोस्तों, अनुवाद की प्रकृति या प्रवृत्ति को किसी एक निश्चित परिधि में नहीं बांधा जा सकता। यदि हम इसे निश्चित परिधि यानी कि अनुवाद कला है, शिल्प है या विज्ञान है, किसी भी एक परिधि में बांध देते हैं तो एक तरह से ऐसा लगेगा जैसे हमने अनुवाद की हत्या की संभावना सी हो जाएगी और फिर यह संकुचित बन जाएगा। तो इसलिए क्या अनुवाद कला है, शिल्प है या विज्ञान है? आज के अध्याय में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं अनुवाद के विषय में कि वो एक कला है, शिल्प है या फिर वो विज्ञान है। दोस्तों, अनुवाद के क्षेत्र और विषय में उसकी प्रकृति को देखते हुए अक्सर यह प्रश्न किया जाता रहा है कि अनुवाद कला, शिल्प या विज्ञान क्या है। अनुवाद की प्रकृति के विषय में कोई एक निश्चित मत हम बना ही नहीं सकते। ये बहुत ही अत्यंत ही कठिन कार्य होगा और यदि हम इसे एक निश्चित मत कोई बना भी लेते हैं तो वो क्या होगा, अनुवाद एक सीमित परिधि में बन जाएगा कि ये कला है या फिर ये शिल्प है या विज्ञान है, और इसकी जो कई संभावनाएं वो एक तरह से नष्ट हो जाएंगी और फिर इसका जो परिवर्तन और विकास है वो अवरुद्ध हो जाएगा। अनुवाद की प्रकृति के क्षेत्र में कुछ विद्वानों का मानना है कि अनुवाद को एक कला के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि उसमें उनका मानना है कि अनुवाद एक सर्जना और क्रिएशन की उसमें अधिक मात्रा होती है। यह बात सर्जनात्मक साहित्य के लिए अधिक लागू होती है, ना कि अनुवाद के लिए लागू होती है, क्योंकि अनुवाद सर्जनात्मक साहित्य से अलग दूसरी प्रकृति और प्रतिस्थापन व्यवस्था का नाम है। उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग है। अनुवाद सर्जनात्मक ना होकर पुनर्सृजन के क्षेत्र में आता है, यानी कि उसका दोबारा से सृजन किया जाता है, उसे दोबारा से लिखा जाता है। अनुवाद को यदि हम केवल कला कहेंगे तो हम उसे पूर्ण रूप से कला नहीं कह सकते। हाँ, इतना अवश्य कह सकते हैं कि अनुवाद में कलात्मकता का गुण होता है। दोस्तों, स्रोत भाषा भेद से लक्ष्य में भाषा भेद तक पहुंचाने के लिए, यानी कि अनुवाद करने के लिए स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में अनुवाद करने के लिए हम कला का सहारा लेते ही हैं, लेकिन इसके लिए स्रोत सामग्री का विषय है, उस पर भी हमें निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि यदि हम उस विषय पर गहराई तक नहीं जाएंगे तो हम अनुवाद नहीं कर सकते। और कला से तात्पर्य होता है क्रिएशन रूप में ना होकर स्रोत भाषा भेद के मूल भावों, विचारों, रचना पद्धति, वाक्य संरचना इत्यादि की पूर्ण जानकारी के साथ उसकी आंतरिक आत्मा को पहचानना। तो दोस्तों, अनुवाद जब भी करा जाता है तो उसमें कोई अपनी अभिव्यक्ति लेखक की नहीं होती, यानी कि आत्मा अभिव्यक्ति नहीं होती है, लेकिन जब अनुवादक उस स्रोत भाषा की आत्माभिव्यक्ति को, स्रोत भाषा की जो आत्माभिव्यक्ति है उसको यथावत बनाए रखने का कार्य अवश्य करता है। इसीलिए अनुवादक को बहुत बारीकी में जाना होता है। और हम सभी जानते हैं कि मनुष्य प्रतिभावान है और उसकी प्रतिभा में कहीं ना कहीं आपको कला का प्रभाव देखने को मिल जाता है, और इसी कला के माध्यम से वो अनुवाद के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। दोस्तों, कई विचारक जो हैं वो अनुवाद की प्रकृति का संबंध शिल्प से भी जोड़ देते हैं। उनका कहना है कि अनुवाद एक शिल्प है, लेकिन यह माना जा सकता है कि अनुवाद एक शिल्प भी नहीं है, बल्कि अनुवाद में एक छोटा सा भाग शिल्प का समाहित होता है। अनुवाद को हम एक शिल्प में बांधकर निश्चित परिधि में रख ही नहीं सकते, क्योंकि दोस्तों अनुवाद मात्र एक शिल्प है ही नहीं, बल्कि वह कला और शिल्प से और कहीं आगे जाकर उसकी आगे की व्यवस्था है। और हम सभी जानते हैं कि कला और शिल्प का बहुत गहरा संबंध होता है। कला के साथ शिल्प एक निश्चित मात्रा में अवश्य जुड़ा रहता है। शिल्प वास्तव में किसी भी कला के साथ हमेशा लिपट कर आता है। वो कला कोई भी हो, आप किसी भी कला में माहिर होंगे, लेकिन उसके साथ शिल्प जरूर होता है। लेकिन ऐसा अनुवाद के संबंध में भी देखा गया, लेकिन थोड़ी मात्रा में। इसलिए किसी एक अनुवादक द्वारा किया गया अनुवाद
और कोई दूसरा अनुवादक अनुवाद कर रहा है तो उनमें हम देखेंगे कि दो अनुवादक के अनुवादों में हमें थोड़ी बहुत भिन्नता जरूर दिखाई देगी। इसलिए यह स्वीकार किया जा सकता है कि अनुवाद एक ऐसी प्रकृति है जिसमें कला का भी योगदान है और शिल्प का भी, लेकिन फिर भी हम इसे पूर्ण रूप से ना तो कला में बांध सकते हैं और ना ही शिल्प में। ना ये विशुद्ध कला है ना शिल्प है, ये दोनों ही सीमाओं के अंतर्गत आता है, यानी कि कला और शिल्प दोनों ही है। अब दोस्तों भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि किसी भी अनुवाद को देखकर इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें कला का अपेक्षित अंश है, कि इतना अंश इसमें कला का है या केवल यह शिल्प की ही कृति है। इसको पढ़कर, अनुवाद को पढ़कर हम ऐसा सोच सकते हैं। यूँ इसका संबंध विषय से भी होता है, क्योंकि जब तक विषय के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होगी अनुवादक अनुवाद नहीं कर सकता। इसलिए यदि मूल सामग्री केवल सूचनाओं या तथ्यों से युक्त है या विज्ञान आदि की है जिसमें सूत्रों की प्रधानता है और अभिव्यक्ति का कोई खास महत्व नहीं है, तो उसके अनुवाद के साथ शिल्प तो न्याय कर लेगा। लेकिन मान लीजिएगा कविता का अनुवाद करना है जिसमें भाव है और जिसका बहुत कुछ सौंदर्य उसकी अभिव्यक्ति पर ही आधारित है, तो उसके लिए अनुवाद कला अनिवार्यतः आवश्यक होगी, यानी कि अनुवाद कला होनी आवश्यक है अनुवादक में। केवल अनुवाद शिल्प से अनुवाद में जो जरूरी बात है, अपेक्षित बात नहीं आ सकती। इस प्रकार अनुवाद विज्ञान भी, शिल्प भी और कला भी है, ऐसा भोलानाथ तिवारी लिखते हैं। दोस्तों यदि साहित्यिक भाषिक रूप में अनुवाद हमारे समक्ष है अथवा कविता, उपन्यास, कहानी या साहित्य की अन्य विधाएं हैं, तो हमें अनुवाद की प्रकृति के संबंध में अलग प्रकार से विचार करना होगा। मान लीजिए हम किसी कविता, कहानी, उपन्यास वगैरह या साहित्य का अनुवाद पढ़ रहे हैं तो वहाँ हमारी जो विचारधारा है वो बदल जाएगी। विज्ञान की कोई पुस्तक है तो वह अनुवाद तथ्य परक दृष्टि से करते हुए वैज्ञानिक रूप में अनुवाद की अधिकता हमारे समक्ष आएगी, यानी कि विज्ञान से संबंधित कोई सी भी विषय का अनुवाद किया जाएगा तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अधिक होगा। और यदि समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन, धर्म या अन्य किसी विशेष विषय की कोई स्रोत सामग्री है तो फिर अनुवाद की प्रकृति अलग हो जाएगी, यानी कि अनुवाद की प्रकृति हर विषय के अनुरूप अलग हो जाएगी। कविता, कहानी, नाटक इत्यादि संवेदनात्मक, भावनात्मक स्रोत सामग्री है, तो इसलिए ऑब्वियस है कि इसमें अनुवाद की प्रकृति बिल्कुल अलग होगी। और अनुवाद करते समय स्रोत भाषा की सामग्री किस विषय से संबंधित है, यदि मान लीजिए अनुवाद करते समय स्रोत भाषा की सामग्री कला विशेष से संबंधित है तो अनुवाद में हमें कला का अंश होगा। शिल्प की दृष्टि से है तो शिल्प का अंश अधिक होगा। और वैज्ञानिक है, विज्ञान से संबंधित है वो विषय, तो उसमें वैज्ञान का अधिक देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यदि वाणिज्य या अन्य तथ्य परक स्रोत सामग्री है तो उसमें पारिभाषिक अथवा वैज्ञानिक शब्दावली का योग अधिक होगा, तो ऐसे में उसमें कला और शिल्प दोनों का अंश काफ़ी कम हो जाएगा। यानी कि कुछ विद्वान अनुवाद को शिल्प मानने के पक्ष में भी आते हैं, और क्योंकि साहित्य में उनका कहना है कि साहित्य में शिल्प का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है और एक कौशल अभिव्यक्ति साहित्य के मूल में आधारित रूप में होती है, और उस आधारित रूप में ही अनुवाद शिल्प को लेकर भी चलता है। जब साहित्य की बात आती है तो कुछ विद्वान मानते हैं कि अनुवाद में शिल्प का योगदान होता है। जब कोई अनुवादक अनुवाद करता है तो उसमें शिल्प की उपस्थिति हमें वहाँ नज़र आएगी साहित्य के लिए, क्योंकि अनुवाद केवल भाषा के रूप में नहीं होता। दोस्तों अनुवादक केवल भाष्य नहीं होता कि सिर्फ भाषा के ही अनुवाद कर रहा है, उसमें अनुवादक का अपना प्रभाव भी, यानी कि जो अनुवाद करने वाला है उसका अपना प्रभाव भी आपको अनुवाद पढ़ते समय देखने को मिल जाएगा। इसलिए अनुवादक जिस शिल्प के माध्यम से अनुवाद करता है तो अनुवाद की प्रकृति में शिल्प का प्रभाव आना स्वाभाविक है। मूल भाषा के अंतर्गत लेखक द्वारा अभिव्यक्त भाव विचार को वह सुरक्षित रखते हुए अपनी भाषा में ढालता है, यानी कि मूल भाषा का जो मूल विषय है उसको वो बदल नहीं सकता अपनी भाषा में, लेकिन उसे अवश्य ढालने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी मूल प्रकृति नहीं बदलता। एक तीसरा पक्ष है अनुवाद की प्रकृति में दिखाई देता है क्या, कि अनुवाद विज्ञान है। कुछ विद्वान इसे विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। उनका साफ कारण है कि भाषा विज्ञान से, क्योंकि अनुवाद का संबंध भाषा विज्ञान से है। इस संबंध में भोलानाथ तिवारी लिखते हैं कि कुछ लोग अनुवाद को केवल शिल्प मानते हैं तो कुछ लोग
कला। अनुवाद को विज्ञान प्रायः लोग बिल्कुल नहीं मानते। कई लोगों का कहना है कि अनुवाद विज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। वैसे अनुवाद शिल्प भी है, कला भी है और विज्ञान भी है। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अंशतः वो शिल्प है, अंशतः वह कला है, अंशतः वह विज्ञान है। लेकिन दोस्तों वास्तव में विज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। अनुवाद किसी निश्चित पैटर्न, किसी निश्चित सार्वभौमिक नियम की परिधि को उद्घाटित नहीं करता। अनुवाद प्रायोगिक भाषा विज्ञान के अंतर्गत आता है, तो इसलिए किसी भाषा की ध्वनि, शब्द, रूप विज्ञान, अर्थ की दृष्टि से विशिष्ट और निश्चित व्यवस्था के तहत जब कोई भी विषय का अनुवाद किया जाता है तो इस व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है कि उसमें भाषा की ध्वनि ना बदले, उसमें शब्दों का हेरफेर ना हो और जो उसका रूप विज्ञान और अर्थ की दृष्टि है वो निश्चित और जो विशिष्ट व्यवस्था उसके अंतर्गत बनी रहे। तो दोस्तों स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में ध्वनियों, शब्दों, वाक्य संरचना आदि को ध्यान में रखकर ही कोई अनुवादक अनुवाद करता है। पूर्ण रूप से अनुवाद को वैज्ञानिक पद्धति से बांध कर देखना भी एक तरह से फिर वही बात हो गई कि इसे एक निश्चित दायरे में बांधने के बराबर हो जाएगा। इसलिए पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद्धति होने के साथ भी इस विज्ञान में आज भी इस बात में आज भी संकोच उपस्थित होता है, क्योंकि यह पूर्णतः विशुद्ध विज्ञान के अंतर्गत भी नहीं आ सकता। यानी कि हम अनुवाद को सिर्फ विज्ञान है ऐसा भी नहीं मान सकते। अनुवाद की प्रकृति और प्रक्रिया बहुत बहुस्तरीय है और इस कारण उसमें विज्ञान, शिल्प और कला तीनों का समान रूप से या फिर कम या अधिक रूप से उपस्थित रहना अवश्य दिखाई देता है, लेकिन एक दायरे में इसको बांधना असंभव है। दोस्तों आज का दौर जो है वो डिजिटलाइजेशन का है। विश्व इसी की तरफ बढ़ रहा है। तकनीकी क्षेत्रों में बहुत विकास हो रहा है। नए नए सॉफ्टवेयर, नई नई तंत्र प्रणाली, नए नए कंप्यूटर, मोबाइल जिस दिशा में अपने आप को ढाले, मतलब रोज नया विकास हो रहा है। तो इस स्थापन की प्रक्रिया में अनुवाद की ग्रहणशीलता में इन उपकरणों में भी नए नए अपडेट्स हो रहे हैं। इन उपकरणों द्वारा जब भी हम अनुवाद करते हैं तो हमें नए नए तरीके देखने को मिलते हैं। अनुवाद केवल एक कला व शिल्प की दृष्टि से अधिक मात्रा में नहीं देखा जा सकेगा। तो दोस्तों इसका साफ कारण यह है कि कई प्रकार के सॉफ्टवेयर जो भारत सरकार या निजी कंपनियों ने अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं वो मात्र सुविधा ही नहीं रह गए हैं, बल्कि वो रोजगार से संबंधित क्षेत्र में के रूप में भी उपस्थित हुए हैं। जो नए नए सॉफ्टवेयर भारत की सरकार बना रही है, जो निजी कंपनियां बनाती हैं, उनसे कितने लोगों को रोजगार मिलता है। तो इस दृष्टि से कहा जाए तो अनुवाद शिल्प और कला होने के साथ अधिक मात्रा में एक तरह से विज्ञान के रूप में आजकल पहचाना जाने लगा है। क्यों? इसका स्पष्ट कारण यह है कि बैंकों और व्यापार वाणिज्य विषयों के लिए तकनीकी शब्दावली जो प्रयोग की जाती है वो कंप्यूटर पर ही आधारित होती है। यानी कि इस बैंकों और व्यापार वाणिज्य विषयों के लिए तकनीकी शब्दावली के जो प्रयोग है वो कंप्यूटर पर आधारित हो रहे हैं। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष तौर पर कि अनुवाद एक कला है, विज्ञान अथवा शिल्प। इस प्रश्न का उत्तर देना अत्यंत कठिन है, आसान नहीं है। तो भी जो अभी हमने चर्चा की इसके निष्कर्ष रूप में हम क्या कह सकते हैं? हम उसमें ये कह सकते हैं कि अनुवाद एक विज्ञान एवं कला, विज्ञान भी है और ये कला भी है। कला तो वैसे भी कोई भी आप कार्य करेंगे वो कला के अंतर्गत आता ही है। अन्य शब्दों में वह एक वैज्ञानिक कला है। जो अनुवाद है उसे आप वैज्ञानिक कला कह सकते हैं और सिर्फ एक सीमा तक आप अनुवाद को शिल्प मान सकते हैं, क्योंकि केवल अभ्यास से ही कोई सच्चा अनुवादक नहीं बन सकता कि आप दिन रात अभ्यास कर रहे हैं अनुवाद करना सीखने के लिए तो आप अच्छे अनुवादक बन गए, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपके अंदर कलात्मक रुचि और सृजनात्मक क्षमता होना आवश्यक है। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की कि अनुवाद कला है, शिल्प है अथवा विज्ञान है। इस विषय पर हमने चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।